हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य के इस क्लास में एक बार पुनः मैं आपके बीच कुछ परिचर्चा करने आया हूं। पेपर थर्ड आपका रीति काव्य है। बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो पेपर थर्ड है वो रीतिकालीन हिंदी काव्य है। तो इस समय हम रीतिकाल के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। रीतिकाल के संबंध में पिछली 2 क्लासेज आपको दे चुका हूँ। आज मैं इस रीतिकाल के बारे में एक तीसरी क्लास रिकॉर्ड करने चल रहा हूँ और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो आप धीरे धीरे इस क्लास को जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे आपकी समझ में ये बात आती रहेगी कि हम रीतिकाल के संबंध में यहाँ किन किन प्रश्नों को उठा रहे हैं और किन किन प्रश्नों का समाधान करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लिखने पढ़ने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा आपको, इच्छा हो तो आप लिख लें, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं है। आप वीडियो को सुनेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला बिंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 तक के कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रीतिकाल किया गया। ठीक, क्या किया गया? रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रीतिकाल किया गया। अब हम यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि आखिर ये रीति क्या है और रीतिकाल क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आखिर ये रीति और रीतिकाल क्या है, तब तक आपको हमेशा रीतिकाल कंफ्यूज करता रहेगा। तो डिटेल में समझ लीजिए इसको। डिटेल मतलब शॉर्ट में समझेंगे। आपको बस ये समझाना है कि जब भी रीति शब्द आए या रीतिकाल आए तो आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत आ जाएं कि नहीं, रीति का मतलब फला होता है जो हमने या सर ने या किसी और ने या कहीं आपने पढ़ा, ऐसा। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या रीतिकाल। देखिए हुआ क्या, रीति का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखो कहते हैं ना लोग कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे कुल की ये रीति है ना, हमारे गांव की ये रीति है, हमारे धर्म की ये रीति है। तो इस प्रकार से रीति माने क्या, यानी ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई परंपरा जो बहुत पहले से हमारे कुल, धर्म या वंश में चली आ रही है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रीति। अब इस रीति शब्द का साहित्य के अंतर्गत जो प्रयोग हुआ वो सबसे पहला प्रयोग किया था संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत। जिन आचार्य ने प्रयोग किया था उन आचार्य का नाम था आचार्य वामन। क्या नाम था? आचार्य वामन। तो आचार्य वामन ने एक संप्रदाय की स्थापना की, एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया उन्होंने। उस संप्रदाय का नाम ही रखा रीति संप्रदाय। ठीक, और जब उनसे पूछा गया कि वामन साहब ये बताइए कि क्या है रीति, तो उन्होंने एक सूक्ति दी, एक श्लोक छोटा सा दिया, बहुत छोटा सा सूत्र टाइप का दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति, यानी रीति क्या है? एक विशेष प्रकार का पद लिखा जाए, विशेष प्रकार का पद ना लिखा जाए, विशेष प्रकार का पद लिखा जाए, स्पेशल काइंड ऑफ पोएट्री लिखी जाए, स्पेशल काइंड ऑफ पोएम्स लिखी जाए। केवल पोएम्स लिखी जाएंगी तो रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आएंगी, वो रीति नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर स्पेशल कर दिया जाए उनमें तो वो जो स्पेशल काइंड ऑफ पोएट्री होगी, स्पेशल काइंड ऑफ पोएम्स होंगी, प्रकार की जो पद रचना होगी, हम उसे रीति कहते हैं। ठीक, और इस रीति से उनका क्या मतलब था? तो उन्होंने कहा कि विशेषो गुणात्मा। जब ये पूछा गया कि भाई व्हाट इज स्पेशल,
आप किस स्पेशल की बात कर रहे हैं? कौन सा स्पेशल पोयम? पोयम तो हम जानते हैं, लेकिन स्पेशल पोयम क्या होता है हमको ये बताओ। विशेष पद रचना क्या है? तो उन्होंने विशेष का क्या मतलब बताया? कहा विशेषो गुणात्मा, यानी जो विशेष का मतलब है यानी जहां पर ज्यादा गुण है वही विशेष है। विशेषो गुणात्मा, जहां पर ज्यादा गुण है वही विशेष है। किसी आदमी के अंदर सामान्य व्यक्ति ज्यादा गुण है तो विशेष हो जाता है ना। कोई व्यक्ति एकदम सामान्य सा है, उसके अंदर कम गुण है तो वो कम विशेष हो जाता है। तो बोले ना ना ना, विशेषो गुणात्मा, यानी विशिष्टता का समावेश गुणों से होता है। गुणों के कारण ही कोई विशेष हो सकता है। तो आचार्य वामन का जो विशेष पद रचना रीति है वो क्या है कि उस कविता में कोई विशेष गुण आ जाएंगे तो वो विशेष कविता हो जाएगी। अब ये गुण क्या है? तो बताया गया कि भाई ये ओज, वही ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, कांति है, यही सब गुण है। तो कुल मिलाकर के रीति का मतलब क्या हुआ? एक विशेष पद रचना के संदर्भ में आचार्य वामन ने इसे ग्रहण किया था। इसे आप समझ सकते हैं स्टाइल। रीति का मतलब स्टाइल होता है या शैली होता है। इसे हम पद्धति भी कहते हैं, आप इसे मार्ग भी कह सकते हैं इस रीति का। लेकिन अब यहां पर एक चीज हमें समझना होगा कि संस्कृत में जो रीति शब्द का प्रयोग किया आचार्य वामन ने, उससे हिंदी में जो रीति हम पढ़ रहे हैं, रीतिकाल पढ़ रहे हैं, उस अर्थ में यहां पर यह रीति प्रयोग नहीं हुआ है। हमने आपको रीति का इतिहास बताया कि रीति की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन हिंदी में जो रीतिकाल आया है, हिंदी में जो रीति शब्द का अर्थ लिया जा रहा है वो वैसा नहीं है जैसा आचार्य वामन ने वास्तव में रीति शब्द का अर्थ बताया था। अब देखो, आप समझते हैं कि यहाँ रीति से क्या मतलब है। देखो, यहाँ रीति ग्रंथ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रीति ग्रंथ लिखे गए। तो जिस काल में रीति ग्रंथ ज्यादा लिखे गए उस काल को रीतिकाल कह दिया गया। ठीक, आचार्य शुभ ने यही तो कहा कि यहाँ पर ऐसी कुछ रीति दिखाई पड़ी हमको, उस आधार पर मैंने इसका नाम कर दिया कि यह रीतिकाल है। तो यहाँ क्या हुआ कि रीति ग्रंथ ज्यादा लिखे गए। ठीक, अब ये रीति ग्रंथ क्या है? देखिए, रीति ग्रंथ का तात्पर्य है ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें, ऐसे ग्रंथ जिनमें कविता के तमाम अंगों के बारे में बताया गया हो, उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। रीति ग्रंथ का दूसरा नाम है लक्षण ग्रंथ। एकदम ध्यान सुनिएगा, अगर चाहे आप कोई रीति ग्रंथ कहे चाहे कोई लक्षण ग्रंथ कहे, इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें कविताओं के लक्षण दिए गए हैं वही रीति ग्रंथ है और वही लक्षण ग्रंथ है। अब इसमें कविताओं के किन अंगों की बात की गई इन रीति ग्रंथों में, एक बार फिर समझ लेते हैं। रीति ग्रंथ किनको कहा गया? रीति ग्रंथ से हमारा तात्पर्य है कविता के अंगों का निरूपण करने वाले ग्रंथ। कविता के कौन से अंग? तो भाई अलंकार हो जाएगा आपका, रस हो जाएगा आपका, ध्वनि हो जाएगी आपकी, शब्द शक्ति हो गई, नायक भेद हो गया, नायिका भेद हो गया, है ना, छंद हो गया। इस प्रकार से कविता के जो तमाम अंग हैं उनको जिस ग्रंथ में निरूपित किया गया और फिर उसके लिए उदाहरण के रूप में कविताएं लिखी गई। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आचार्य हूँ, रीति ग्रंथ लिखने वाला, और मैंने रीति ग्रंथ लिखा और उसमें कविता के अंगों का मैंने निरूपण करना शुरू किया और सबसे पहले अध्याय का नाम लिखा मैंने अलंकार। अब मैं अलंकार के बारे में बताऊंगा अलंकार क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया अनुप्रास अलंकार, फिर अनुप्रास अलंकार की मैंने परिभाषा दी। ठीक, और परिभाषा देने के बाद उसके उदाहरण देने का नंबर आया तो मैंने खुद उदाहरण बना दिए उसके, मैंने खुद कविता कर दी, मैंने कहीं से ली नहीं बनी बनाई, मैंने खुद कविता कर दी। तो इस तरह से रीति ग्रंथ लिखे गए और उनके अंतर्गत उदाहरण के रूप में उन कविताओं की रचना होती रही। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो रीति ग्रंथ लिखे गए क्या ये इनकी मौलिक कृति है, क्या ये इनका ओरिजिनल लिखा हुआ है रीति काल के कवियों का? तो जी नहीं, ये पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। यहाँ के रीति ग्रंथकारों ने क्या किया रीति काल के कि जो संस्कृत में रीति ग्रंथ लिखे गए थे उन संस्कृत के रीति ग्रंथों से सारे नियम कानून उठाए और उनको क्या किया,
उनको हिंदी में लिख करके और कविताएं अपनी लिखी हुई उसमें लिख दी। रीति ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, उनमें जो उदाहरण दिए गए थे संस्कृत में उदाहरण दिए गए थे। यहाँ क्या किया गया, वो उन उदाहरणों को यहाँ के कवियों ने खुद लिखा और अपने उदाहरण पेश कर दिए। लेकिन जो अलंकार की परिभाषा थी, छंद की परिभाषा थी, रस की परिभाषा थी, ध्वनि की परिभाषा थी, शब्द शक्ति की परिभाषा थी, नायिका भेद था, नायक भेद था, ये 99% कहां से लिया गया, संस्कृत के ग्रंथों से लिया गया। ठीक, तो संस्कृत के ग्रंथों से लिया गया और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इन लोगों ने उसके जो लक्षण दिए वो अपनी कविताओं के लक्षण दे दिए। इस तरह से ये मोटा मोटा हो गया रीतिकाल। मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि रीतिकाल से तात्पर्य क्या है और रीतिकाल हम किसे कहें। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको लिखना। अब लिखेंगे अगली लाइन आप, रीतिकालीन काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई। रीतिकाल की रचना सामंती छत्र छाया में हुई। सामंती मतलब कि राजाओं महाराजाओं के यहाँ जो ताकतवर लोग हुआ करते थे, उनका पूरा जलवा होता था, उन्हीं के आदेश से सारा काम होता था। किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसी किसान की कोई सुनता नहीं था। नाच गाने में लोग मस्त रहते थे। इसको बोलते हैं सामंती परिवेश या सामंती छत्र छाया। तो रीतिकालीन काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई, अतः उसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अतः उसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। दरबारी का मतलब क्या, राजा महाराजा का दरबार लगा है और उस दरबार की जो विशेषताएं होती हैं, उस दरबार की जो टेंडेंसी होती है, उस दरबार की जो प्रवृत्ति होती है, वो दरबार चाहता क्या है, तो जो वो दरबार चाहता है वही रीतिकाल के कवियों ने भी चाहा। ठीक, सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। ठीक, सामान्य रूप से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन, सामान्य रूप से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में हम उसकी पहली विशेषता लिखेंगे, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, मैंने अभी आपसे चर्चा कर ली है। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। दूसरी लिखिए, आचार्य बनने की प्रवृत्ति। आचार्य बनने की प्रवृत्ति। तीसरी लिखिए, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। अगली विशेषता लिखेंगे, अलंकारिकता। अलंकारिकता यानी अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नारी के प्रति भोगवादी एवं सामंती दृष्टि। नारी के प्रति भोगवादी एवं सामंती दृष्टि। नेक्स्ट लिखेंगे, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। उद्दीपन का मतलब होता है जो हमें ज़्यादा आकर्षित करे, हमारे अंदर जोश पैदा करे, हमारे अंदर कुछ एक अलग सौंदर्य उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं उद्दीपन। अगला लिखेंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नेक्स्ट लिखेंगे, भक्ति, नीति, वैराग्य तथा वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं। भक्ति, नीति, वैराग्य तथा वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं। नेक्स्ट लिखेंगे,
ब्रजभाषा की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रधानता। नेक्स्ट, मुक्तक शैली की प्रधानता, मुक्तक शैली की प्रधानता। मुक्तक शैली क्या होती है? काव्य के कई भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में क्या होता है? एक बड़ा काव्य होता है ये, जिसमें किसी बड़े चरित्र नायक के जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक की सारी कथाएं वर्णित होती हैं। खंड काव्य क्या होता है? किसी चरित्र नायक के जीवन के किसी एक छोटे से अंश को वर्णित किया जाता है। और मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद और प्रत्येक दोहा अपना अलग अलग अर्थ रखता है। मुक्तक काव्य का अगर आप 2 दोहा पढ़ लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको उसका अर्थ जानने के लिए तीसरा या चौथा दोहा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन महाकाव्य है, खंड काव्य है, मान लिया रामचरितमानस का आपने बाल कांड पढ़ लिया तो सोचें कि राम के बारे में सब कुछ जान गए, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी अयोध्या कांड पढ़ना पड़ेगा, लंका कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये सारे पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। लेकिन मुक्तक काव्य में क्या होता है? प्रत्येक दोहा अपना अर्थ अपने आप में वो पूर्ण होता है। जैसे कबीरदास का कोई एक दोहा पढ़ लीजिए तो उसको समझने के लिए किसी दूसरे दोहे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, या बिहारी का कोई एक दोहा पढ़ लीजिए, या रहीम दास का कोई एक दोहा पढ़ लीजिए, तो फिर इस दोहे को समझने के लिए किसी दूसरे दोहे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे बोलते हैं मुक्तक शैली की, मुक्तक शैली कहते हैं इसे। तो क्या लिखा आपने? मुक्तक शैली की प्रधानता। तो इस प्रकार से ये रही प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिकाल की। अब हम इस क्लास की अंतिम बात करेंगे कि रीतिकाव्य के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम लिया जाए, किसे कहा जाए कि ये रीतिकाव्य के प्रवर्तक हैं। तो इस बारे में थोड़ी मत वैभिन्न है कि रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसे माना जाए। 2 नाम निकल करके हमारे सामने आते हैं। एक आते हैं रीतिकाल के बड़े आचार्य केशवदास जी और दूसरे बड़े आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी जी। अब इन दोनों में किसे माना जाए, इसको लेकर के आलोचकों और विद्वानों में मत वैभिन्न है। तो क्या मत वैभिन्न है? आप पहले लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, आप डालेंगे हेडिंग रीतिकाव्य के प्रवर्तक, और इसमें पहला बिंदु लिखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान आचार्य केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य केशवदास को रीतिकाव्य का प्रवर्तक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाव्य का प्रवर्तक केशवदास को ना मानकर चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। और इस संबंध में क्या किया, शुक्ल जी ने एक बहुत सटीक और तार्किक एक टिप्पणी भी लिखी। वो टिप्पणी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये टिप्पणी पूछी जा सकती है कि टिप्पणी किसकी है और किसके बारे में है। तो लिखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि डैश नोट का हम लिखेंगे, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। आचार्य केशव ने ही किया, पर केशव के 50 वर्षों के पश्चात रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। अतः रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर दीजिए। तो शुक्ल जी ने जो चिंतामणि त्रिपाठी को माना, उसके लिए उन्होंने एक पर्याप्त कारण और सटीक और तार्किक कारण भी दिया कि चिंतामणि त्रिपाठी को मैं रीतिकाव्य का प्रवर्तक क्यों मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चिंतामणि त्रिपाठी के संबंध में एक दिक्कत है जो आचार्य शुक्ल शायद उस समय नहीं समझ पाए थे। तो वो दिक्कत क्या है, उधर हम नहीं जाएंगे, वो एक बड़ा टॉपिक है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आप इतना मान के चलिए
कि जो आचार्य शुक्ल की ये बात है आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक ठहराने की, तो ये सटीक, तार्किक और उपयुक्त नहीं है। सटीक, तार्किक और उपयुक्त क्या है कि रीति काव्य के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य केशवदास। रीति काव्य के प्रवर्तक हैं आचार्य केशवदास। तो मैंने अपनी इस क्लास में आज आपसे 3 बातों की चर्चा की। एक तो मैंने बताया आपको कि रीति से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है। दूसरा मैंने आपसे बातचीत की कि रीति काव्य के प्रवर्तक कौन हैं। और तीसरी मैंने आपसे बातचीत की कि रीति काव्य की विशेषताएं क्या हैं। इस तरह से मैंने 3 बातें आपसे इस रीति काल के संबंध में की। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगती है आपको, तो आप अपने अन्य विद्यार्थियों को भी, जो आपके मित्र हैं, उनको भी इस क्लास को आप प्रेषित करें, ताकि वे भी इन कक्षाओं से निःशुल्क में, बिना कोई शुल्क दिए, वे इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को भी ऐसी कक्षाओं से अवगत कराएंगे। तो चलिए, हमारी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। आप अच्छे से पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।